हेलो साथियों, नमस्कार। हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मुकेश मिश्र। दोस्तों, आज हम सभी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें लगभग 150 प्रश्नों व उनके उत्तर के विषय में हमें जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? इसका उत्तर है स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि भी माना है। स्वयंभू की एक रचना है, बहुत प्रसिद्ध है, पाउमचर्यू, जिसमें राम कथा का वर्णन है। और पाउमचर्यू के साथ साथ इनकी एक और अन्य रचना है, ये रिठणेमि चर्यू, यह भी याद रखना है यहाँ पे, जिसमें कि पाउमचर्यू बहुत पूछी जाती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? दूसरे प्रश्न को देखिए, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो यहाँ पर दिया हुआ है एक घूंट। आपको ध्यान में रखना है, एक घूंट एकांकी 1929 में लिखा गया जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, और यह हिंदी का प्रथम एकांकी है। ठीक है, एकांकी मतलब जिसमें एक अंक हो। ठीक है, ऐसा नाटक जो एक अंक का हो एकांकी कहा जाता है। आगे देखिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक भी प्रताप नारायण मिश्र जी ही थे। ठीक है, और इन्होंने शारीरिक अंगों के नाम पर बहुत से निबंध लिखे हैं, जैसे दांत, भौं, मूछ, पेट। ऐसे निबंध जहाँ पर आपको देखने को मिल जाए जब शरीर के अंगों के नाम उनमें दिए हुए हों, तो समझ लेना कि प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा यह निबंध लिखे गए हैं। अगला देख लीजिए, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? तो उत्तर आपका हो जाएगा बनारस अखबार। यह यहाँ पर एक चीज और सुनिए, यह उत्तर प्रदेश से निकलने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ठीक है, अगर हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछता है तो उदंत मार्तंड है। ठीक है, साप्ताहिक था, 1826 में निकला था, पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। यदि आपसे पूछता है कि हिंदी का दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण आपको पहले बता चुके हैं। और अगर उत्तर प्रदेश से निकलने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछता है तो बनारस अखबार आपको बताना है। और यहाँ पर प्रश्न है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार उत्तर यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए, पूछ रहा हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सर्वमान्य मत यह है कि हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा हैं और डॉक्टर राहुल संकृत्यायन, है ना, राहुल संकृत्यायन जी ने हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को माना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि हिंदी के पहले कवि सरहप्पा हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? यहाँ पर उत्तर क्या दिया है? लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल हैं। प्रेम सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, रचनाएं इनकी अन्य भी हैं, लेकिन प्रेम सागर बहुत पूछी जाती है और बहुत प्रसिद्ध हैं। और फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। तो लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों लोग वहीं पर अध्यापक थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है, देखिए वही प्रश्न आ गया यहाँ पे, हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र वह कौन सा है? ठीक है, दैनिक पूछ रहा है तो समाचार सुधा वर्षण यहाँ बताना है। साप्ताहिक पूछता तो उदंत मार्तंड बताना होता है ना। और उत्तर प्रदेश से निकलने वाला हिंदी का पहला पूछता तो बनारस अखबार, यहाँ पर उत्तर आपका सही हो जाता।
यहाँ फिलहाल समाचार सुधावर्षण आपका उत्तर सही होगा। संपादक श्याम सुंदर सेन। प्रकाशन इसका कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। आगे देखिए, किस लेखक ने नाटक में सीता का अभिनय करने के लिए अपनी मूछें मुंडवा दी थी? उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है प्रताप नारायण मिश्र। इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए। किस लेखक ने नाटक में सीता का अभिनय करने के लिए अपनी मूछें मुंडवाई थी? तो उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा एक लिखा गया नाटक है जानकी मंगल। जानकी मंगल में लक्ष्मण का अभिनय रचा रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, लक्ष्मण का जो अभिनय है वह कौन कर रहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र व प्रताप नारायण मिश्र दोनों मित्र थे। तो वहाँ पर सीता का किरदार निभाने वाला कोई नहीं था। भारतेंदु जी ने निवेदन किया प्रताप नारायण मिश्र जी से कि आप सीता का किरदार इसमें निभाइए, सीता का अभिनय करिए। तो प्रताप नारायण मिश्र ने कहा कि सीता का अभिनय करने के लिए मूछें मुंडवानी पड़ेंगी, जिसके लिए मुझे अपने पिता से आज्ञा लेनी पड़ेगी। उन्होंने अपने पिताजी से बात की और उनको बताया कि जानकी मंगल नाटक है और इसमें हमको भारतेंदु जी लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं और हमको सीता का अभिनय करना है, तो यदि आप अनुमति दें तो हम अपनी मूछें मुंडवा दें। तो पिताजी से अनुमति लेकर के प्रताप नारायण मिश्र जी ने अपनी मूछें मुंडवाई थी और जानकी मंगल किसका नाटक है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का। उस नाटक में सीता का अभिनय किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? देखिए, ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उपनाम बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उपनाम बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह प्रसिद्ध भी हैं। स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है, महाकवि भी कहा जाता है। ठीक है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको हिंदी का पहला कवि माना है। हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। इनको आदि कवि भी कहा जाता है। ठीक है, पाउमचर्यु इनकी रचना बता ही चुके हैं, रामकथा पर आधारित है और बहुत प्रसिद्ध रचना है। अगला देखिए, अपभ्रंश भाषा के प्रथम वैयाकरण कौन है? तो यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाएगा, हेमचंद अपभ्रंश भाषा के प्रथम वैयाकरण है। एक बात यहाँ समझिए इस शब्द को लेकर के, यह शब्द बहुत पूछा जाता है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाले, पहली चीज तो समझ लीजिए व्याकरण जो शब्द है वह पुल्लिंग है। हम लोग कहते हैं व्याकरण अच्छी है, व्याकरण पढ़ के समाप्त कर देंगे, समाप्त हो गई तो हो गया, अच्छा है, यह पुल्लिंग शब्द है ना। तो व्याकरण जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। वो अलग बात है कि प्रचलन में वो स्त्रीलिंग में आ गया तो हम लोग स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग करते हैं। बाकी व्याकरण शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग है। जब आपसे ये पूछा जाएगा व्याकरण का ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द, तो आप वहाँ पर व्याकरणाचार्य नहीं लिखेंगे। ठीक है, व्याकरणाचार्य वहाँ नहीं लिखना है, वहाँ वैयाकरण लिखना है, ये शुद्ध होगा, ध्यान दीजिएगा। वैयाकरण लिखना है। जैसे भूगोल की जानकारी रखने वाला भूगोलवेत्ता कहलाता है, भूमि के गर्भ के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भवेत्ता कहलाता है, तो वैसे यहाँ पर व्याकरण की जानकारी रखने वाला आपका वैयाकरण होगा और यही सही माना जाएगा। आगे देखिए, अगला कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपरयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? उत्तर दिया हुआ है यशोधरा। यशोधरा ये रचना है, इसकी पंक्तियां हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अबला ये यशोधरा किसकी रचना है? तो यशोधरा मैथिली शरण की रचना, मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा। ठीक है, यशोधरा, साकेत, रंग में भंग, ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। और मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया कि इतिहास की जो उपेक्षित नारी पात्र थी
उनको यहाँ पर उन्होंने नायिका बनाया और उनके नाम से महाकाव्य काव्य लिखे। ठीक है, उनको यहाँ पर नायिका, उनको प्रमुख किरदार उनका यहाँ पर दिखाया और उनके नाम से इन्होंने रचनाएं की। देखिए जैसे इनका यशोधरा है, तो यशोधरा में यशोधरा कौन है? बुद्ध जी की पत्नी है। आगे देखिए साकेत है, साकेत में 12 सर्ग हैं, 1931 में प्रकाशित हुआ और वहाँ पर नायक नायिका कौन है? लक्ष्मण और उर्मिला हैं। वहाँ पर उर्मिला को दिखाया गया है ना, मुख्यतया 90 सर्ग में वहाँ पर उर्मिला के विरह का वर्णन है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, साकेत का अर्थ क्या होता है? तो साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। साकेत पाली भाषा का शब्द है। अगला देखिए प्रश्न, खुसरो की मुकरियों, पहेलियों और दो सुखने की मुख्य भाषा क्या है? आपको पहले बता दिया हूं, खुसरो ने, अमीर खुसरो ने अब्दुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, इनका पूरा नाम था, मूल नाम अबुल हसन था। ठीक, अबुल हसन इनका मूल नाम था और आदिकाल में खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग इन्होंने ही किया था, अमीर खुसरो ने। तो इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, यह सभी जो भी रचनाएं हैं वह, ये पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, यह सभी खड़ी बोली में लिखी हुई हैं, खुसरो की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो श्री रामचरितमानस। ठीक है, इससे पहले देखिए पद्मावत भी महाकाव्य है, 1540 में लिखा गया। मलिक मोहम्मद जायसी, जाया सराय बरेली के रहने वाले, उन्होंने लिखा। वह ठेठ अवधि में है। ठीक है, और श्री रामचरितमानस शुद्ध एवं परिमार्जित अवधि में है, बिल्कुल शुद्ध अवधि का प्रयोग हुआ है। और अब यहाँ पर बात होती है कि पद्मावत लोकप्रिय, ठीक है, श्री रामचरितमानस के बराबर वह लोकप्रिय नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर आपका रामचरितमानस सही हो जाएगा कि अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताना है तो आपको रामचरितमानस उत्तर देना होगा। ठीक है, 12 कांड है इसमें और 1574 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। अगला देखिए, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि पूछ रहा है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सूरदास उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यदि यह पूछता अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े कवि कौन है ना, तो वहाँ पर कुंभन दास उत्तर हो जाता। लेकिन यहाँ पूछा अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो सूरदास उत्तर सही होगा। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। देखिए अष्टछाप में 8 कवि थे। ठीक है, 8 भक्त कवि थे और 8 में 4 थे वल्लभाचार्य जी के शिष्य, 4 थे उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के शिष्य। और यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो 1565 ईस्वी में हुई। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था पिछली बार परीक्षा में, टीजीटी में पूछा गया था। ये 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ जी ने की थी। आगे देखते हैं, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। आंसू ये काव्य है और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ऐतिहासिक नाटक भी बहुत लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये याद रखना है आपको कि आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी महाकवियों में कौन कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो त्रिवेणी है उसमें महाकवियों में कौन कौन सम्मिलित है? तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए, सूर, तुलसी और जायसी। प्रश्न आपसे पूछेगा तो 4 नाम दे देगा, बहुविकल्पी में अगर पूछेगा 4 नाम दे देगा, सूर, तुलसी, जायसी, एक आगे कर देगा कबीर। अब पूछेगा शुक्ल जी की त्रिवेणी में इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो वहाँ पे फिर कबीर को आप लगाओगे, क्योंकि सूर और तुलसी और जायसी यह शुक्ल जी की त्रिवेणी में सम्मिलित है।
आगे देखिए, आत्मजयी बहुत प्रसिद्ध रचना है और खूब पूछी जाती है, कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है, आत्मजयी किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की रचना है। आगे, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? देखिए, इससे संबंधित 2-3 प्रश्न और सुन लीजिए। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लेता कि दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, तो फिर आप क्या उत्तर देते? अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। देखिए, जो आलवर भक्त थे, आलवर भक्तों की संख्या 12 थी और उन 12 भक्तों में केवल एक महिला भक्त अंडाल ही थी जिनको कि दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ये उनके उपनाम है। ठीक है, जैसे महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगर ये पूछ ले कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगला देखिए, ईदगाह बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कक्षा 7 में या 8 में किसी में है ये कहानी, मुंशी प्रेमचंद जी की। पूछ रहा है रचनाकार कौन है, तो हमने बता दिया है आपको, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियां लिखी। वैसे किताबों में 300 कहानियों का जिक्र इनका है कि 300 कहानियां मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं और इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहानी सम्राट, कथा सम्राट का उपनाम दिया है, संज्ञा दी है। तो हिंदी के कहानी सम्राट या कथा सम्राट अगर पूछ लिया जाए तो आपको वहाँ पर मुंशी प्रेमचंद उत्तर बताना है। ईदगाह कहानी के रचनाकार भी मुंशी प्रेमचंद जी हैं, है ना। ईदगाह कहानी में क्या है कि एक बालक होता है, इसका नाम हामिद होता है, बहुत गरीब होता है घर में, और वह मेले में जाता है। ठीक है, तो उसकी माँ बड़ा बचा के कहीं उसको थोड़े बहुत पैसे देती है कि जाओ खिलौने खरीद लेना। वो जाता है तो खिलौने ना लेकर के चिमटा लेता है। चिमटा जान रहे हो ना, उसकी माँ जब रोटी पकाती थी तो उसके हाथ जल जाते थे, उसकी माँ के, उसकी जो अम्मी थी उसके हाथ जल जाते थे। तो वह चिमटा लेके आता है रास्ते में बजाते हुए, अम्मी को दिखाता है कि हम खरीद के लाए हैं। बहुत अच्छी कहानी है, हमने उसको पढ़ी भी है। ठीक है, हम उसको पढ़े भी हैं। तो ईदगाह कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है। एक उत्तर और समझिए इसका, एक प्रश्न और एक उत्तर। यहाँ पे पूछ रहा है उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो तुर्की भाषा का शब्द है। अगर पूछ लेता हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना है हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। इससे पहले भी एक बार 2018 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और वहाँ पर उत्तर फारसी भाषा ही सही माना गया था। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। हिंदी का सबसे पहले, हिंदी भाषा के रूप में हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो बताए हैं पहले हम, जफरनामा में 1424 ईस्वी में सरफुद्दीन यजदी ने किया था। ठीक है, हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग। अब देखिए, एक भारतीय आत्मा पूछ रहा है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। पूछता अगर प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो आपको बताना होता सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, ये उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं। अगली पंक्ति देखिए, अपना मस्तक काट कर वीर हुआ कबीर, किसकी पंक्ति है? दादू की पंक्ति है। कुछ दिन पूर्व हमने एक पढ़ाया था और यह पंक्ति वहाँ पर दी हुई थी, तो इसको आज ये दोबारा हो गया यहाँ पे, और लाभकारी होगा क्योंकि जानते हैं इसमें कबीर लगा है। विकल्प में अगर कबीर आएगा तो आप कबीर लगा दोगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, दादू की पंक्ति है ये। ठीक है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह किसकी पंक्ति है? दादू की पंक्ति है। आगे देखिए, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। हिंदी के प्रथम आचार्य हैं। अच्छा, प्रथम आचार्य हैं और रीतिकाल के प्रवर्तक भी। सर्वमान्य मत यह है कि रीतिकाल के प्रवर्तक केशव दास ही हैं, जबकि शुक्ल जी ने चिंतामणि को माना है।
लेकिन आपको इनको ध्यान में रखना है। रीतिकाल के प्रवर्तक और हिंदी में पहले आचार्य केशवदासी हैं, और शुक्ल जी ने ही इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। एक प्रश्न और बनता है, कठिन गद्य का प्रेत। अगर प्रश्न में ये पूछ लेता कठिन गद्य का प्रेत कौन है, तो अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा क्या थी? साधुक्कड़ी भाषा थी कबीरदास की। इससे संबंधित दो प्रश्न और सुन लीजिए। पूछ रहा है कबीरदास की भाषा क्या थी, तो साधुक्कड़ी भाषा आपको उत्तर देना है। अगर पूछ लेता कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो आपको उत्तर देना है श्याम सुंदर दास ने। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। कबीरदास की भाषा क्या थी? साधुक्कड़ी थी। और साधुक्कड़ी भाषा थी ये किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दो बातें हो गई। कबीरदास की भाषा क्या थी? साधुक्कड़ी थी। साधुक्कड़ी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास ने कहा। अगला प्रश्न सुनिए, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यह प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ दिया है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का सिपाही नाम से इनके पुत्र अमृत राय ने एक जीवनी लिखी है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी का वर्णन है। ठीक है, उनकी जीवनी लिखी गई है। तो ये कलम की सिपाही जीवनी है और प्रेमचंद की। कलम का सिपाही जो उपनाम है वह भी प्रेमचंद का है। कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का मजदूर जीवनी पूछेगा तो मदन गोपाल ने लिखा है। अगर पूछ ले कलम का सिपाही जीवनी किसने लिखी, तो अमृत राय ने लिखी। किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की जीवनी है। अगर पूछता है कलम का मजदूर जीवनी किसने लिखी, तो मदन गोपाल ने लिखी। किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद की जीवनी है। अगर पूछ लेता है कि प्रेमचंद घर में यह जीवनी किसने लिखी, तो शिवरानी देवी ने लिखी। किसकी जीवनी है? वो भी प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है, शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद जी की पत्नी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। ठीक है, प्रजा हितैषी याद रखिए, आगरा से निकलता था और संपादक कौन था? राजा लक्ष्मण सिंह संपादक थे। अगला देखिए, पूछ रहा है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो आपको बताना है महाकाव्य है। ठीक है, सर्ग कितने हैं? 15। नायिका कौन है? श्रद्धा और नायक मनु हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। खड़ी बोली में लिखा गया है और 1935 में लिखा गया। ठीक है, कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? 1935 में। नायक नायिका कौन है? श्रद्धा और मनु है। सर्ग है 15 और विधा क्या है? महाकाव्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? मिश्र बंधु ने। देखिए कई प्रश्न बनेंगे यहाँ पर, सब सुनते जाइए आप। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो आपको ये बताना है मिश्र बंधु ने। ठीक है, इन्होंने एक इतिहास ग्रंथ अपना लिखा है जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ। ठीक है, 4 खंड है, उसके 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए। 1913 में कितने? 3 भाग प्रकाशित हुए। उसके बाद जो चौथा भाग था 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद किसका है? तो मिश्र बंधु का है। कब प्रकाशित हुआ? तो प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इनकी एक रचना और है मिश्र बंधुओं की, हिंदी नवरत्न, 1910 में प्रकाशित हुई। ठीक है, 1910 में लिखी गई, मिश्र बंधु द्वारा लिखी गई है हिंदी नवरत्न। ठीक है, और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है ना, और लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिश्र बंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है।
और मिश्र बंधु में नाम समझ लीजिए, इनके नाम की एक ट्रिक याद कर लीजिए, श्याम शुक गणेश। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे और इन तीनों भाइयों को मिश्र बंधु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहा है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, जो हिंदी में भक्ति काल है उसे स्वर्ण काल नाम दिया गया है। और ये आपको याद रखना है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल में ही आपके राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। ठीक है, और इनको विंट स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया है, तुलसीदास जी को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो उर्वशी को दिया गया था। इससे संबंधित 4-6 प्रश्न और सुन लीजिए। उर्वशी को ज्ञानपीठ कब दिया गया था? 1972 ईस्वी में। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में दिया गया था। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था चिदम्बरा को, जो कि पंत की रचना है। कब दिया गया था? चिदम्बरा को दिया गया था 1968 ईस्वी में। फिर उर्वशी को दिया गया था 1972 ईस्वी में। उसके बाद अज्ञेय की एक रचना है, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1978 ईस्वी में। उसके बाद 1982 में यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? देखिए, बिहारी हैं, बिहारी को छोड़ के कोई और नहीं है। इन्होंने लिखा है बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई इन्होंने लिखा है और उसमें कुल 719 छंद हैं, जिसमें से 713 दोहे हैं और 6 सोरठा हैं। ठीक है, ये 713 दोहे हैं, 6 सोरठा छंद हैं, कुल छंद 719 हैं। एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। मुक्तक काव्य है ना, और श्रृंगार परक है। और किसके दरबारी थे? मिर्जा राजा जयसिंह के, है ना। रीतकाल के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं बिहारी। इनका पूरा नाम बिहारी लाल है ना। आगे देखिए, लोग हैं लागति कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो घनानंद हैं। याद रखना, घनानंद की ये पंक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको प्रेम का पीर भी कहा है और यह रीति मुक्ति काव्य धारा के कवि हैं घनानंद। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान, ये भी याद रखना। और मोहम्मद शाह रंगीला के ये मीर मुंशी थे घनानंद। मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। और सुजान कौन थी? एक नर्तकी थी, है ना, जिससे प्रेम करते थे। तो रीति मुक्त काव्य धारा के ये कवि हैं घनानंद। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है सर्वप्रथम हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने लिखा। और प्रश्न सुनते जाइए। जब ये बात होगी कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो गार्ता दा तासी ने लिखा फ्रेंच भाषा में। ठीक है, गार्ता दा तासी ने लिखा फ्रेंच भाषा में। इस्तवार दा लिटरेच्यूर एंदुए हिंदुस्तानी, ये फ्रेंच भाषा में है और गार्ता दा तासी द्वारा लिखा गया। अगर पूछ लेता है सर्वप्रथम अंग्रेजी में हिंदी साहित्य किसने लिखा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है और उनके ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब यहाँ पर प्रश्न है कि सर्वप्रथम हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? चंद्रवरदाई हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको हिंदी का प्रथम महाकवि माना है और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रवरदाई हैं। अगला, वीरों का कैसा हो बसंत, इसके रचयिता कौन है? तो
ये सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी रचयिता हैं। ये वीर रस की कवयित्री हैं, वीर रस की कवयित्री, कवयित्री लिखना है, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। तो वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। त्रिधारा भी इनकी है, मुकुल भी रचना इनकी है, और वीर रस की कवयित्री हैं। मोटरसाइकिल दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। अगला देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे बहुत प्रसिद्ध है, किसने लिखा? तो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है शिव शंभू के चिट्ठे। आगे देखिए, शिवा बावनी, शिवा बावनी भूषण की रचना है, ठीक है। शिवा बावनी भूषण की रचना है, और रीतिकाल में एकमात्र वीर रस के कवि यही हैं, भूषण, ठीक है। तो शिवा बावनी और शिवराज भूषण, शिवराज भूषण भी इनकी रचना है, और शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का वर्णन है। ये प्रश्न पूछा गया था 2021 की टीजीटी उत्तर प्रदेश परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिए, शेष कादंबरी किसकी रचना है? तो अलका सरावगी की रचना है। अगर कादंबरी पूछता तो बाणभट्ट उत्तर सही होता, लेकिन इसने पूछा शेष कादंबरी किसकी रचना है, अलका सरावगी की रचना है, ठीक है। और कादंबरी होता तो बाणभट्ट की हो जाती। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद बताना है 343। 343 एक में हिंदी हमारी राजभाषा होगी, इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 351 का में हिंदी के विकास की बात कही गई है। अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का उल्लेख है। देखिए, 14 सितंबर 1953 में गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान निर्मात्री सभा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने कहा हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाए। सभा ने वह प्रस्ताव मान लिया और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। उसी दिन बताया गया कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, लिपि हमारी देवनागरी होगी, और अंकों का मानक अंतर्राष्ट्रीय होगा। जैसे आप लोग लिखते हैं ना 1 2 3 4, तो अंकों का मानक अंतर्राष्ट्रीय होगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया? हिंदी भारत की राजभाषा। अनुच्छेद क्या है? 343। यह पूरे प्रश्न हमारे सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, ये याद रखना है ना। चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यूपीपी की परीक्षा हो, सभी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, है ना, सखी वे मुझसे कहकर जाते, इसको ध्यान रखना। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन सी रचना की पंक्तियां हैं? यशोधरा की पंक्तियां हैं, है ना। सखी वे मुझसे कहकर जाते, रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, यही है राष्ट्रकवि, ठीक है। और किस रचना से हैं? तो यशोधरा से हैं। अगला देखिए, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब अगर यह पूछ लिया जाए कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा अर्धकथानक, ठीक। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक है। और अगर ये पूछा, अच्छा कथानक जो है अब किसने लिखी? तो बाबू बनारसीदास जैन ने। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक, और रचनाकार कौन है? तो बाबू बनारसीदास जैन। यह पूछ रहा है सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, तो उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए, सर्वप्रथम किस आलोचक ने और अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो मिश्र बंधुओं ने। और कौन सी रचना में? हिंदी नवरत्न में। हिंदी नवरत्न इनका कब प्रकाशित हुआ? तो 1910 ईस्वी में। और बाकी अभी ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं मिश्र बंधुओं के बारे में, मिश्र बंधु विनोद के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, अज्ञे जी का पूरा नाम पूछ रहा है। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। अब यहाँ देखिए, पूछा अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद इनका मूल नाम है, हीरानंद इनके पिता का नाम है, वात्स्यायन इनका गोत्र है, अज्ञे इनका उपनाम है। समझ गए? चारों बातें बता दी। सच्चिदानंद इनका मूल नाम है, हीरानंद पिता का नाम है, वात्स्यायन इनका गोत्र है, अज्ञे उपनाम है। तो अज्ञे का पूरा नाम क्या हो गया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की उद्ग्रत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी, है ना। देश भाषा मिश्रित
अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा है। अच्छा, पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है, याद रखना। अगला पूछ रहा है सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है? तो देखिए, मानस के हंस और सुहाग के नुपुर और अमृत और विष, यह सभी रचनाएं अमृतलाल नागर की हैं। ठीक है, याद रखना आप। अगला देखिए, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के कितने शिष्य थे? 84। और इनके जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, उनके कितने शिष्य थे? तो 252 थे। ठीक है। कबीर के कितने शिष्य थे? 12। वल्लभाचार्य के 84, विट्ठलनाथ के 252। आलवर संख्या कितनी थी? 12, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसे सुनाई? बहुत जरूरी प्रश्न है यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले किसको सुनाई? तो अपने मित्र को सुनाई। कौन मित्र? रसखान। ये लीजिए, रसखान जी को तुलसीदास जी ने सबसे पहले श्री रामचरितमानस सुनाई। आगे देखिए, मानसरोवर में कितने खंड हैं? 8 खंड हैं। मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। ठीक है। मानसरोवर कितने खंड हैं? 8। देखिए, शुक्ल जी ने जड़िया कवि किसे कहा है? नंददास को कहा है। अष्टछाप में या कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सूरदास के बाद सबसे प्रसिद्ध कवि जो हैं वह नंददास ही हैं, याद रखना। इनकी एक रचना है रास पच्चध्यायी, और वह इतनी प्रसिद्ध है, उसी रचना पर शुक्ल जी ने इनको जड़िया कवि की उपाधि दी है। कहा नंददास गड़िया, ये और कवि गड़िया, नंददास जड़िया, यानी और जो कवि हैं वो गढ़ने वाले हैं और नंददास जी जड़ने वाले कवि हैं, तो इनको इसीलिए जड़िया कवि की उपाधि दी। शुक्ल जी ने कहा और कवि गढ़ते हैं और नंददास जड़ते हैं, तो जड़िया कवि की उपाधि शुक्ल जी ने दी नंददास जी को। अगला प्रश्न पूछ रहा है रामानंद के कितने शिष्य थे? तो अभी मैं ऊपर बता चुका हूं, रामानंद के 12 शिष्य थे। ठीक है। कबीर भी रामानंद के शिष्य थे। कबीर, धन्ना, पीपा, सुरसुरानंद, नरियानंद, यह सभी जो है ना, धन्ना, पीपा, कबीर जितने हैं, कुल मिलाकर 12 शिष्य रामानंद जी के थे। तो यहाँ पर हमने बताया कि रामानंद जी के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। साथियों, अगर क्लास वीडियो हमारी समझ में आई हो तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने साथियों को भेजना। ठीक है। और इसको सब्सक्राइब करना, जिससे कि हमारी अन्य क्लास आप तक आसानी से, अन्य वीडियो आसानी से पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सभी कक्षाओं को देख सकें, पढ़ सकें। धन्यवाद।